तो हेलो दोस्तों, मैं आपका पंकज सर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने फार्मूला डिराइव किया था, फार्मूला बनाया था। और ये वैद्युत द्विध्रुव को कहाँ रख के बनाया गया था? उसको हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि दो वैद्युत द्विध्रुव जो हों एक जगह हो, कुछ दूरी पर हो, तो क्या उस पे स्थितिज ऊर्जा होती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो उस समय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, उसके साथ साथ उस पर बल कितना लगेगा, ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। राइट, अच्छी टॉपिक है, मजा आएगा, इंटरेस्टेड है तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर तो देखो भाई, इसमें हम दो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो अच्छा जी, वैद्युत द्विध्रुव तो आप जान ही रहे होंगे, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनमें से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल कर दिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। राइट कि नॉट राइट? यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव ये है जिसके पास एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू आवेश है। राइट, इसी तरह यहां पर भी है माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ओके, इसका जो केंद्र है वो केंद्र तो भाई यहां है, इसका मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से और इस वाले के, ये दो है। तो इनके बीच की दूरी चलो हमने मान रखा है, कितनी है भाई? आर है। इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आर है। ओके, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, जैसे एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इंटू इनके बीच की दूरी 2L अगर है तो ये 2L होता है। इसकी दिशा किधर ली जाती है? सोचो। तो इसकी दिशा नॉर्मल सी बात है, माइनस से प्लस की तरफ। ओके, ये वैद्युत द्विध्रुव 1 है तो इसकी जो दिशा होगी P1 की, यहां मैं लिख दूं, यहां पर P1, यहां पर P1, ऐसे P1 की दिशा किधर है? माइनस से प्लस की तरफ। उसी तरह यहां पर भी P2 के लिए बोलो, इसका वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है वो P2 है, इसकी दिशा किधर? माइनस से प्लस की तरफ। सेम है। अच्छा, थोड़ी सी बात आप और चलते हैं बैक में, देखो यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इसका जो मध्य बिंदु है O है, इससे अब अच्छी स्थिति में इस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र बताना रहता था, तो क्या करते थे? इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते थे, जो बाहर होता था प्लस के कारण E1 हो गया, माइनस के कारण किधर होता था? अंदर की तरफ। तो इनका जो परिणामी था वो हम किधर की तरफ लिए थे? परिणामी बोलो भाई, E1 माइनस E2। इट मीन्स हमारा परिणामी किधर होगा? उस डायरेक्शन में होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो इसकी डायरेक्शन अगर इधर होगी तो भाई किस डायरेक्शन में होगा बताइए? अगर इसकी डायरेक्शन इधर है तो माइनस से प्लस है ना, ऑफ कोर्स यार, माइनस से प्लस है कि नहीं? माइनस से प्लस, तो ये माइनस से क्या है? प्लस पे है। अच्छा जी, माइनस से प्लस है तो यहां पर जो भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा अच्छी स्थिति में, उसकी दिशा माइनस से प्लस की होगी। राइट। अच्छा, यहां आइए देखिए, ये वाला इधर कहीं वैद्युत क्षेत्र बनाया था,
मतलब ये दोनों जो वैद्युत द्विध्रुव हैं वो कैसे रखे गए हैं, ये वाला यहां वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, ये वाला यहां वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। ये वाला वैद्युत द्विध्रुव इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में है और ये वाला वैद्युत द्विध्रुव इस वाले वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र में। ओके, तो ये वैद्युत के क्षेत्र में है, तो इसका मतलब कि इसके लिए यहां वैद्युत क्षेत्र होगा कितना, E1, पहला वाला है यार, और क्या सोचना। तो इसका वैद्युत क्षेत्र यहां होगा इसकी दिशा, इसके लिए माइनस से प्लस की तरफ। ओके, यहां आइए, ये वाला वैद्युत द्विध्रुव यहां वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो इसका वैद्युत क्षेत्र का नाम E2, थोड़ा ज्यादा छोटा लिख दिया भाई, और बड़ा लिख दो E2, किधर, इसके लिए माइनस से प्लस। ओके, थोड़ी सी आप बात सीख लीजिए जिसे हम लोग कहेंगे लैंग्वेज बनाना। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बनाना हम सीख लेते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी बात लिखता हूं, माना दो वैद्युत द्विध्रुव जिनके आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है, P1 तथा P2 है, राइट। इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी R है। ओके, इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, R है। अब हम दूसरे स्टेप में ये करेंगे कि हम भाई इसने वैद्युत क्षेत्र यहां बनाया, इसने वैद्युत क्षेत्र यहां बनाया, तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुवों के कारण वैद्युत क्षेत्र, राइट। तो किसके किसके लिए वैद्युत क्षेत्र, दो वैद्युत क्षेत्र हैं, बोलो कौन कौन सा। वैद्युत क्षेत्र पहला इसके लिए तो P1 के कारण, बोलिएगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E1 बराबर 1/4πε0 2P1 अपान इनके बीच की दूरी R है, तो R³ हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम इसके लिए भी तो निकाल सकते हैं, P2 वाले के लिए, P2 के कारण, बोलो भाई E2 बराबर 1/4πε0 2P/R³, तो सेम है भाई। अब देखिए यहां पर हमने ये चीज वैद्युत क्षेत्र बनाना सीख लिया कि वैद्युत क्षेत्र इसका वहां, इसका यहां, ऐसा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कि जो P1 आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव है वो किस वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, इस E2 के वैद्युत क्षेत्र के अंदर है ना। हाई क्षेत्र बन गया, वैद्युत क्षेत्र बन गया। इसके अंदर कौन है, कौन है, P1। तो P1 किसके अंदर है, E2 के। यहां पर P2 किसके अंदर है, E1 के। तो भाई काम तो बनने जा रहा है, कैसा, देखिए इधर लिखे, यहां पर जो P1 है मतलब आघूर्ण P1 वाले
वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव किस वैद्युत क्षेत्र में? E2 क्षेत्र में है, राइट। अगर ये E2 क्षेत्र में है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलो। U बराबर माइनस P1 E2, यही ना होगी भाई? हाँ जी यही होगी। अच्छा यही होगी। आघूर्ण P2 वाले क्या भाई? वैद्युत द्विध्रुव किस क्षेत्र में? E1 क्षेत्र में। ओके, तब बताओ इसकी ऊर्जा। U बराबर कितना? U बराबर माइनस P2 डॉट E1। ओके, अब आइए थोड़ी सी एक इसमें से हम समझते हैं एक अच्छी सी बात, वो आप ध्यान दीजिएगा। इसे मिटा दे, इधर का नोट कर लिया। हाँ भाई नोट भी कर लिया करो साथ में, नोट तो तभी अच्छा होता है। देखो कैसे, यहां पर अगर ध्यान दे इस वाले के लिए, तो जिधर P1 है उधर ही E2 है, दोनों की दिशा एक तरफ है। अच्छा, इस वाले के लिए P2 जिधर है उधर ही E1 है, दोनों की दिशा एक तरफ है ना? दोनों की दिशा एक तरफ। अतः P1 डॉट E2 तथा P2 डॉट E1 क्या भाई? एक ही दिशा में है यार, एक ही दिशा में है। अच्छा जी, अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो क्या मतलब है? दोनों की एनर्जी है जैसी। P1 E2 cos थीटा, P2 E1 cos थीटा, दोनों की वैल्यू एक जैसी, 0 है एंगल इसके लिए। तब आपका U बराबर यहां आ जाएगा माइनस P1 डॉट E2 बराबर माइनस P2 डॉट E1, ऐसा हो जाएगा। हमने E2 का वैल्यू निकाल रखा है, E1 की वैल्यू निकाल रखा है, कोई एक रख लो। तो E2 के लिए क्या आते हैं? U इज इक्वल टू कितना आएगा भाई बोलो? माइनस P1, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 वाला है तो P2 हो जाएगा अपान R क्यूब, अपान R क्यूब। इसमें रख दियो, इसे थोड़ा सॉल्व कर लें। माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से 2 P1 P2 अपान R क्यूब। तो ये क्या आ गया भाई? ये इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ये इसकी क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ओके, चलिए तो इधर का हम मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं सर। आपने कर लिया होगा सही से। अच्छा, अब हम क्या निकालना चाहते हैं? बल। ओके, तो आइए देखते हैं बल निकालते हैं कैसा। बल यहां पर निकाल देते हैं। तो जब हम बल निकालेंगे, बल 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 हाँ बल बल, यहां से du माइनस में dr, ऐसा होता है। हुआ क्या? ये काम है और ये बल गुणे विस्थापन से, ये जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर? बल गुणे विस्थापन यानी किए गए कार्य के बराबर माइनस है। ओके, तो इसका मान इसमें रख दो। F बराबर, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, इधर ही करते थे। इसको मिटा दे यार, क्या है इसको, ये रहेगा बेचारे को ले रहेंगे, याद करना पड़ेगा।
तो यहां पर क्या F बराबर इससे देखो माइनस du अपान डी अपान डी आर, इसकी वैल्यू रख दो उसमें, तो कितना आएगी भाई माइनस 1/4πε0, यहां से 2p1 p2 अपान r³ है ना। तो क्या करेंगे भाई, इसको आप यहां माइनस माइनस प्लस कर लो, बाहर कर लो जो कांस्टेंट है, तो इसमें कांस्टेंट कौन कौन है उसे बाहर करिए। यहां से 2p1 और p2 भी बाहर हो जाएंगे, ये डिफरेंशिएशन इस r³ को ऊपर कर लीजिए तो माइनस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी माइनस में हो जाएगा, इसके बाद अब बताइए क्या होगा। देखिए इसमें इसका अच्छा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, 1/4πε0 यहां से 2p1 p2, इसका अवकलन कैसे किया जाता है, पावर पहले आती है, एक पावर में से घटा देते हैं, तो यहां आ जाएगा -3r, इसमें से एक घटाओगे तो 4 हो जाएगा, अरे -3 फिर -1 -4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो -4 हो जाएगा। इसे थोड़ा एडजस्टमेंट में लिख लें तो 1/4πε0, ये 3 दूना 6, माइनस बाहर आ जाएगा, राइट, यहां आ जाएगा 6p1 p2 अपान r⁴, और ये आ जाएगा आपका F बराबर, है ना। इस तरह से है, तो इसे थोड़ा सा और अंदर लिख लीजिए भाई, यहां पर F, राइट, तो दिख रहा है आपको इस तरह का। तो इसे आप नोट करें और उसके बाद हम एक दूसरी टॉपिक पढ़ाते हैं। तो इसे आप नोट कर लिए होंगे। अच्छा चलिए एक दूसरी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी टॉपिक पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। क्या भाई, देखना ये है कि हम एक कण को, तुच्छे से कण को छोटे से एक समान वैद्युत क्षेत्र में चलाते हैं, और चलाते समय हम देखेंगे कि क्या उसका पथ बदलता है या फिर रेखीय ही रह जाता है, उसका पथ घूमता है, परवलयाकार हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, देखा जाए भाई। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित क्या लिख रहे हैं भाई, आवेशित कण। यहां पर हम जो कण लेंगे वो कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन का गमन पथ। मतलब हम सीधी सीधी बात ये करना चाहते हैं कि उसका जो पथ है वो कैसा रहेगा, परवलयाकार होगा कि सीधा होगा, ऐसा कुछ सोचेंगे। ओके, तो कुछ बातें आप ध्यान से सीखिए और आपको अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए ये हमने एक प्लेट लगा दिया, प्लेट, इस प्लेट पर इधर धनावेश है, धनावेश, इधर ऋणावेश है, 6 और 6। ओके, तो इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, जाहिर सी बात है कि प्लस से माइनस की तरफ होती है, ये होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है।
यानी कि प्लस से किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है। प्लस से माइनस की तरफ। ओके, इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर से नीचे होगी, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी फ्रॉम नीचे। ओके, ये जो है एक प्लेन में है, मतलब एक समतल के अंदर है, तो इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इस तरह का इसका कोऑर्डिनेट बन रहा है x एंड y, ऐसे समझे। यहां से एक आवेशित कण इसमें एंट्री करता है और वो कोई और नहीं है, आपका जाना पहचाना इलेक्ट्रॉन है, कोई जाना पहचाना इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसमें v वेलोसिटी से अंदर एंट्री करता है। ओके, ये जीरो नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, एंट्री करता है। और जब एंट्री करता है इसमें, तो इसका रास्ता ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। यहां कहीं भी दिखा सकते हो, ऐसा बेचारा होने लगता है। यहां उसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो जाती है, निकलती इसमें च्यूं ट्यूं ट्यूं करके निकल जाता है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसमें कौन सी इसके अंदर महामारी आ गई थी कि भाई ये जो है कि ऐसे नहीं घूम ही जाएगा ना। तो बात समझिएगा इसमें थोड़ी सी, ये कैसे क्यों इस तरह का घूमा है और ये पथ कैसा होगा, ये बात हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो यहां देखिए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन, ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर टर्न करके नीचे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र इधर है, एंट्री कर रहा है। ओके, तो जब बाहर था तो इसके पास जिस तरह का वेग था, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में वो घूम रहा था, मतलब इधर आराम से इस तरह भाग रहा था। लेकिन जैसे ही वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर पहुंचा, इसके अंदर, तो यहां पर जैसे ही पहुंचा तो हुआ क्या, फोर्स लगना शुरू हो गया। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन को ऐसे जाना करके ऐसे जाता, लेकिन अब वो ऐसे नहीं जाएगा ना। यहां पर फोर्स किधर लग रहा है, फील्ड के, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस पे बल किधर लगेगा, जिसके को अंदर एंट्री किया, अब इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ टुक 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 टुक, नहीं समझे, देख लो फिर से। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंट्री कर रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो जैसे बाहर था तो आराम से इस तरह घुमा, लेकिन जब अंदर एंट्री कर लिया वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पे बल लगता है। भाई सीधे नहीं जाना, सीधे नहीं जाना, सीधे नहीं जाना, सीधे नहीं जाना, है ना। तो इसकी दिशा ऐसी, इसकी पाथ होगा ढूंढ करके ऐसे ढूंढ करके, इसका रास्ता ऐसा होगा, है ना। इसमें दो तरह की वेलोसिटी है और उसे आपको दिमाग में बैठाना है। अगर हम यहां ध्यान दें तो हमारे पास यहां पर केवल एक डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऐसे ही बाहर। लेकिन अगर एंट्री हम कर लें तो ये तो वही रहेगा, इसका काम केवल ये है, जब अंदर चला जाता है इसके इस तरह, यहां आ गया सपोज दैट, तब क्या हो रहा है, इस पर एक फोर्स जो है वो y की डायरेक्शन में लग रहा है, उधर लग रहा है। जो इधर का था x की डायरेक्शन में, वो तो कुछ नहीं था, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहां पर इस डायरेक्शन में जो वेग रहेगा वो वही बना रहेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन का जो वेग है वो नियत रहेगा, है ना, जो x वाली के लिए। y वाली के लिए क्या है, y वाली के लिए वेग बदल रहा है, क्योंकि उस पर बल लग रहा है। और जब किसी वस्तु पर, थोड़ा इधर, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि त्वरण उत्पन्न हो जाता है। बल लगाया जाए और बल कैसा रहे, असंतुलन बल रहे। अगर इस पे लगने वाला नेट बल 0 होता है तो त्वरण वहां 0 होता है।
त्वरण नहीं लगता, लेकिन त्वरण यहाँ पर लग रहा है, बल ऐसे लग रहा है, तो त्वरण इस पे क्या हुआ, लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में त्वरण है। अगर हम ध्यान से देखें तो कण जब इसके अंदर एंट्री कर लिया था तो कण ने कितनी कितनी दूरियां तय किया है, देख पा रहे हो आप, ज्यादा समझ में आया? ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस चला है, फिर इतना वो किस में चल गया है, वाई वाले में चल गया, नहीं हुआ भाई, वाई में भी चल गया। फिर से आप याद कर लो, एक्स वाले डायरेक्शन में उस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, मतलब उसका त्वरण 0 है उस डायरेक्शन में। वाई वाले में बल लग रहा है वाई की दिशा में, इसलिए उसका त्वरण क्या होगा, 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ त्वरण होगा। ओके, तो आइए थोड़ा सा हम लोग कुछ लिखते हैं इसमें, जहां पर माना, यहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं डायरेक्ट, माना एक इलेक्ट्रॉन, माना एक इलेक्ट्रॉन वेग v से एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो वैद्युत क्षेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो जब वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर तो बल लगेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा जनाब, लगने वाला बल F बराबर बोल दो भाई, कितना F बराबर बोलिए थोड़ा, तो F बराबर, बल को तो आप जानते हैं QE होता है, लेकिन यहां बात किसकी की जा रही है, इलेक्ट्रॉन की। तो बात अगर इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो ये E हो जाएगा, ऐसा देख लो, होगा कि नहीं होगा, आराम से हो जाएगा। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो तो त्वरण कितना हो, त्वरण A बराबर F बाई एम, ये होता है F बटा एम, F का मान E अपॉन एम, ऐसा हो जाएगा। तो हमने आज त्वरण निकाल लिया। अब कुछ पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, x की दिशा में त्वरित नहीं हो रहा, जब त्वरण नहीं लगता है तो x की दिशा में वो कितनी गति, कितना दूरी तय करता है, ये हम लोग इसमें निकाल सकते हैं, राइट। x अक्ष के अंदिश चली गई दूरी के लिए आप हमेशा गति का द्वितीय समीकरण ही नहीं लगाते हैं, ये सभी पता होना चाहिए। अगर वस्तु त्वरित हो रही है तो गति का समीकरण से लगाते हैं, अगर वस्तु त्वरित नहीं हो रही है तो आपको डायरेक्टली लिखना पड़ता है दूरी बराबर वेग गुणे समय, ऐसा होता है। तो हम लोग यहां से दूरी x चली है ना, और v गुणे कितना t, समय इसमें t है, t समय में चली गई दूरी है, और यहां पर x अक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश, इधर लिखे, यहीं पर लिख देते हैं, त्वरण A बराबर 0, समझ में कि उस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है।
तो यहां पर दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो यहां से आप समय का मान निकाल सकते हो। तो समय t बराबर कितना होगा बोलो, x बाई v, ऐसा हो जाएगा। हाँ नहीं होगा। अच्छा y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी, तो y अक्ष की अंदिश t समय में चली गई दूरी, ये इसमें हम गति का समीकरण लगाएंगे। द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। राइट, एक चीज आपके दिमाग में बैठ रही है, वो चीज ये है कि ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन पहले x की डायरेक्शन चल ले फिर y पे चले, दोनों एक साथ कर रहा है। यहां से चला तो देखो आगे भी बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रून 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 करके, ऐसे नहीं हो रहा भाई, है कि नहीं? इधर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो x और y दोनों के अक्ष के अंदिश हो गए। हाँ हो गया भाई। अब बात ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन में x अक्ष के y अक्ष के अंदिश कोई वेग था प्रारंभिक? तो इसका y अक्ष के अंदिश कोई भी प्रारंभिक वेग नहीं है। यहां का वेग देख के आपको ये नहीं सोचना है यहां तो वेग दिख रहा है सर, आप कह रहे हैं कि यहां का वेग तो 0 होगा। नहीं भाई, यहां का वेग जो है वह इस x अक्ष की दिशा में इस तरह कर, लेकिन y अक्ष की दिशा में थोड़ी है। वो इलेक्ट्रॉन कूद नहीं रहा है, यहां पर कूद थोड़ी रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब कि y अक्ष की डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, वेग नहीं है। अच्छा, तो उस डायरेक्शन में नहीं वेग है, इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या है? 0। में यहां लिख दूं कि y अक्ष के अनुदिश, राइट भाई, y अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग क्या होगा? नहीं होगा। अच्छा, तो नहीं होगा तो क्या भाई, y अक्ष की दिशा में चली गई दूरी y बराबर कितना, ये तो 0 होगा, प्लस 1/2 at स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, y अक्ष की दिशा में क्या हो रहा है? त्वरित हो रहा है। वैल्यू पुट अप करो, y बराबर 1/2, a की वैल्यू कितनी है मास की, e बाई m, इसके साथ t स्क्वायर। राइट, इधर क्या मिटा दें, आपने देख लिया हो, इससे नोट किया करो भाई, पहले ही नोट कर लिया, मिटा इधर का, देख लो मिटा दिया जाए, सोचो मिटा भी इधर, चलो इधर का मिटाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो इधर का सब काम खत्म कर देते हैं। चलो वही सब लोग मिट जाओ, इलेक्ट्रॉन करके मिट गया। यहां से समय निकालिए, यानी कि वही समय रख दो भाई। यहां से आपका मिलेगा y बराबर, बोलिएगा क्या मिलेगा, 1/2, यहां से e बाई और इसकी जगह ये रखेंगे, तो x स्क्वायर बाई v स्क्वायर मिलेगा। इसे थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिए, y बराबर 1/2 em अपान mv स्क्वायर। तो थोड़ा ऐसे लिख लो, em अपान 2mv स्क्वायर, और इसके साथ हम बाहर x लिख लेते हैं। ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। फार्मूला तैयार है। ये जो फार्मूला है ये एक समीकरण जो है इससे मैच करता है।
इसी के रूप का है। यह समीकरण y बराबर cx² के रूप का है। रूप तेरा मस्ताना। ऐसा है। तो भाई अगर ये इसी रूप का है तो इसका मतलब है ये इस रूप का क्या प्रदर्शित करता है? ये परवलय को प्रदर्शित करता है। किससे भाई? परवलय। ये परवलय को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये जो समीकरण है उसी के रूप का है। तो ये जो समीकरण है किसे प्रदर्शित कर रहा है? परवलय को प्रदर्शित कर रहा है। अगर ये परवलय को प्रदर्शित कर रहा है तो आप बताओ कि ये परवलय को अगर ये प्रदर्शित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कण इसमें आपने करके छोड़ा था वो कहां पर है? बोलो, किस पे प्रदर्शित? ये कैसा इसका पथ है? इसका पथ तो परवलयाकार है। अतः इलेक्ट्रॉन का क्या भाई? पथ परवलयाकार होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार। हमने प्रूव कर दिया। अच्छा, इसको भी आपने लिख लिया हो। अच्छा लिख रहे हो, अच्छे से, बहुत अच्छा। चलिए इसी को हम लोग, इसी फार्मूले को कुछ दूसरे ढंग से बनाते हैं। यदि यक्स बराबर, आप कुछ कर लो, यल कर लो, एक यल लंबाई तक चला जा रहा है, मतलब कि यहां तक गया है वैद्युत क्षेत्र के अंदर, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है यक्स डायरेक्शन में वो यल है। और इलेक्ट्रॉन के पास जो गतिज ऊर्जा है वह 1/2 mv² है ना। यहां से mv² बराबर 2 के आ जाएगा। इसमें वैल्यू रख दो। y बराबर e, यहां पर जो mv² है उसकी जगह 2 के, तो 2 के और 2 के, 2 और 2 4, और इसके साथ x² है तो यहां क्या हो जाएगा? यल² हो जाएगा। तो आप ऐसा भी फार्मूला बना सकते हैं, है कि नहीं? बन सकता ना भाई फार्मूला? बन सकता है फार्मूला। बहुत अच्छे। तो इसे आप अच्छे से नोट करें और इससे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए। ओके, तो आप इससे बेस एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद आपको आगे हम लोग बताते हैं। राइट, तो आइए क्वेश्चन पहले नोट किया जाए, फिर उसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन छोटा सा, सर लेट है इसलिए कर दिए भाई। कर देते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि संलग्न क्षेत्र में 3 आवेशित कण 1, 2, 3 एक समान वैद्युत क्षेत्र में u वेग से विलंब और प्रवेश करते हैं। यदि ये कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण हैं तो उन्हें पहचानिए। इनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन समथिंग दे दिया। यहां पर हम इसको देख के पहचानना है, कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन है ना, कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा कण है। ओके, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? ऊपर है। तो इसमें से जाहिर सी बात है जो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाता है वो इलेक्ट्रॉन है। एक पहचान गया। जो तीसरे नंबर है, तीसरा, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये वाला जो रास्ता है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब इन दोनों में प्रोटॉन के पास भी प्लस होता है और अल्फा कण के पास भी प्लस होता है। इन दोनों में अब पहचानना है कि कौन अल्फा है, कौन है। तो कंफर्म हो गया, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गया। वैद्युत क्षेत्र ऊपर है, ये नीचे आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ऊपर दोनों गए हैं, दोनों प्लस है। अब इन्हें कैसे पहचाना जाएगा? तो इन्हें पहचानने का तरीका हमारे पास है। y बराबर होता है e/2m, ओके, v² और यहां पर x। अगर इसमें से हम केवल इसके आवेश का अनुपात लें तो हमारे पास u प्रोपोर्शनल टू e/m आ जाएगा। मतलब जिसका e/m का मान ज्यादा होगा वो y में ज्यादा दूरी तय
y में क्या करेगा, ज्यादा दूरी तय करेगा। यानी कि इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दीजिए, इसको नीचे करो बस, ये y में ज्यादा ऊपर तय करेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है देखिए, अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के लिए भाई, तो सोचो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, तो ये प्रोटॉन के लिए Q/E/m। ओके, इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, यही काम अगर हम एल्फा कण के लिए करें तो एल्फा कण के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एल्फा कण के लिए तो भाई Q/m, ये हम वही कर रहे हैं, ये प्रोटॉन का क्या, ऐसे कर लो, एल्फा का ऐसे कर लो, ऐसे समझ लीजिए। यहां पर क्या हो रहा है, इसका आवेश 2 गुना होता है प्रोटॉन के आवेश का। ओके, द्रव्यमान जो होता है वो 4 गुना होता है, तो कितना आ जाएगा, E/2m आ जाएगा, है ना। इन दोनों को ध्यान से देखा जाएगा, Q/Emp प्रोटॉन वाले के लिए और Q/α एम अल्फा। तो ये वाला इसमें इसका जो हर है वो ज्यादा है, इसका हर कम है, 2 का इसमें गुणा करके है ना, तो ये ज्यादा अगर हर है तो इसका मान कम होगा, इसका मतलब कि ये कौन होगा, बड़ा होगा। अगर भाई साहब Q/Mp का मान बड़ा हुआ तो इसका मतलब कि y में उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, है ना। तो कौन ज्यादा होगा, प्रोटॉन की ज्यादा होगी। तो इसमें आप ढूंढ लो जो ज्यादा दूर तक गया है, प्रोटॉन, तो ये हुआ आपका प्रोटॉन, और ये कौन सा है, एल्फा कण, बेचारा भारी है तो कहां दौड़ेगा, भारी है तो दौड़ेगा नहीं। तो ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख लें। ओके, बढ़िया से देख लिया आप क्वेश्चन को। तो इस तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और मैं आपको बहुत प्रयास कर रहा हूं कि आपको सभी तरह की वीडियो अवेलेबल कराया जाए, मतलब कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेटर रहे और उसके साथ साथ आपको उसके लिए भी अच्छी रहे कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी बढ़िया से प्रिपेयर कर लें। तो इस समय आप घर पे बैठकर आराम से वीडियो लेक्चर सुन सकते हैं, उसका नोट्स तैयार कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। फिर बाद में प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप मेरे चैनल यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर पे जाके आप उस वीडियो को सर्च करके उस वीडियो को फिर से उसका लेक्चर देख सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर खत्म।